Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. And as you all know, today is Saturday and the time duration is around 2 p.m. in the afternoon. और आज स्लॉट्स वगैरह ओपन होते नहीं है. अगर देखें तो ऑटोमेशन रन हुआ है. अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो अभी बहुत सारे स्लॉट्स हैं. बहुत सारे जैसे अभी 5 स्लॉट्स दिखा रहा हो. 5 लोकेशन में स्लॉट्स दिखा रहा है. जैसे पहले आपका न्यू दिल्ली है, जयपुर है, कोलकाता, चंडीगढ़ एंड देर इज़ वन मोर सेंटर. अगर आप जो लखनऊ सेंटर, तो यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह ओपन है. अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है सो दे कैन डू इट. तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं आपको. लॉगिन करना है, स्लॉट्स अवेलेबल हैं. टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर लेना. जो भी 3 स्लॉट्स हैं उसमें एक तो इवनिंग का है, एक आफ्टरनून का है और एक मॉर्निंग स्लॉट होगा. उसमें 3 ऑप्शन आते हैं. अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी है देन यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस. इसके अलावा एक चीज़ आप पे ऑप्शन आएगा कि उसमें आपको प्रीमियम सर्विस आपको ऑप्ट करनी है नहीं करनी. यू विल गेट ऑप्शन फॉर दैट एज वेल. अगर रिक्वायर्ड है तो करो, अदरवाइज उसको कैंसिल कर देना. नहीं तो 960 अप्रॉक्सीमेटली इतना आपको पे करना पड़ेगा उसमें. तो उसमें डेट्स की बात, अगर डेट्स के रिगार्डिंग बात करूँ तो जनवरी में स्लॉट्स अवेलेबल हैं और कोई सेंटर ऐसे भी हैं दिसंबर में भी ओपन है. जो भी आपकी अर्लीस्ट जो आपको अवेलेबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बुक द स्लॉट्स. और अदर कैटेगराइजेशन में भी देख लो अगर किसी में ओपन है तो अभी. इसके अलावा ये स्लॉट तब तक ओपन होंगे जब तक इनका ऑटोमेशन रन कर रहा है. अगर एक बार स्लॉट्स पूरे बुक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा और फिर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाओगे. तो जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो. अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जितना अपना स्लॉट वगैरह बुक कर लिया होगा. और स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई अप्लाई कर रहा तो एजेंट वगैरह को पैसे वगैरह मत देना, क्योंकि आपको ईजिली वहीं पे मिल जाएगा स्लॉट. तो आप भी अपना नॉर्मल लॉगिन करोगे तो आपके स्लॉट बुक कर सकते हो आप वहाँ पे जाके. और इसके अलावा कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह कर लेते हैं और Q&A सेशन बना रहा हूँ जिसमें क्वेश्चनिंग वगैरह कर लेते हैं पूरे इंटायर प्रोसेस के बारे में. जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकोमोडेशन लेटर होने के बाद बावजूद भी बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है क्या? यस ब्रदर, बैंक स्टेटमेंट इज़ मैंडेटरी. अगर आपको अकोमोडेशन लेटर मिल रहा तो अकोमोडेशन लेटर तो आपको शो करना ही पड़ता है वैसे. अगर आप डी कैटेगरी के अंदर आप जाते हैं तो उसमें अकोमोडेशन लेटर आपको शो करना पड़ता है, क्योंकि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ आपका अकोमोडेशन लेटर भी आता है. अकोमोडेशन लेटर अगर आप नहीं लगाओगे तो 7 नंबर का आपका रिजेक्शन आता है. और इसके अलावा अगर आपको बताऊँ मैं 6-7 पता नहीं कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसमें आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन आएगा अगर आपका अकोमोडेशन लेटर आप शो नहीं करोगे तो. इसके अलावा द अदर थिंग इज अकोमोडेशन मिलने के बाद भी आपका फूड का खर्चा होता है. इसके अलावा रहने का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं. तो इसके लिए 1 महीने जब तक आपकी सैलरी नहीं आती तब तक आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट होना चाहिए, तो आपको शो करना पड़ेगा. तो अप्रॉक्सीमेटली आप 2 से 3.5 लाख रुपए के अंदर कितना भी अपना शो कर सकते हैं. जितना 3.5 मैक्स शो करोगे दैट वुड बी गुड. 3 महीने का आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, कोई इसमें लार्ज डिपॉजिट नहीं होने चाहिए. बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा, दोबारा आपको बता रहा हूँ मैं. लास्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट होगी और बैंक स्टेटमेंट लगाना मस्ट है. अदरवाइज रिफ्यूज़ल वाला पॉइंट कॉलम है उसमें 3 नंबर में आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा. जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आपके पास आता है उसमें जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपका रिजेक्शन आ जाएगा. इससे बचने के लिए आप फाइल वगैरह स्ट्रॉन्ग करो. उसके बाद फिर इंटाली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर. अगर वो लोग आपको रिजेक्शन देते हैं तो फिर अलग डिफरेंट थिंग है. अगर पूरे प्रोसेस के बारे में बोलूँ तो 10 नंबर का जो पॉइंट है अनसर्टेन रहता है, इंटेंट टू स्टे वाला इंटेंशन होता है. इसके अलावा जो और अदर पॉइंट्स हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं. उसमें आप और पॉइंट्स में अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है तो उसका मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन गलत किया है आपने. इंश्योरेंस में नहीं आना चाहिए आपका रिजेक्शन. इसके अलावा बैंक वाले में नहीं आना चाहिए 3 नंबर में रिजेक्शन आपका. और अदर अगर बताऊँ तो अकोमोडेशन लेटर शो नहीं करते हो तो 7 नंबर पे एक रिजेक्शन आता है. अभी मैं अभी नए चेक रिफ्यूज़ल लेटर अगर आपके पास होगा तो उसमें सारा चीज़ मेंशन करे रहते हैं. 3 नंबर आपका बैंक स्टेटमेंट का है और 8 नंबर का रिएक्शन आ रहा है. 8 या 10 नंबर अभी है. जो चेकलिस्ट में देखोगे तो 10 नंबर है, वैसे 8 नंबर होगा. चेकलिस्ट में 8 नंबर है शायद और अदरवाइज 10 नंबर होगा मेरे को लगता है जो इंटेंट टू स्टे वाला आता है. तो ये रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, इससे बचने के लिए अपना डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग स्ट्रॉन्ग करो. उसके बाद देखो क्या प्रोसेस होता है. बाय मिस्टेक आई सेलेक्ट रॉन्ग कैटेगरी, आई कैन चेंज माई वीज़ा कैटेगरी. वीज़ा कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं. अब इसमें क्वेश्चन आपने क्लियर नहीं किया है, आप वीएफएस से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें डिपेंड करता है. अगर आपने वीएफएस से रॉन्ग कैटेगरी में अपॉइंटमेंट बुक कर दिया और पेमेंट कर दी, दैट मीन्स फिर उसके बाद आपका नहीं हो पाएगा, कैंसिल करना पड़ेगा. वो पैसा आपको पूरा वेस्ट जाएगा. दोबारा आपको नया फ्रेश अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा. और रजिस्ट्रेशन का भी सेम सिनेरियो है. दूसरी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा. बैंक स्टेटमेंट का भी वीडियो बनाए सर.
मैं बना लूँगा भाई, वंस आई गेट टाइम आई मेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट एज वेल। बजाज अलियांज वाले 1 ईयर का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, मैंने भी वहीं से लिया था पोलैंड के लिए, एंड इट्स बी एक्सेप्टेड। डिपेंड करता है जो इनके जो पैनल है, दैट kept on changing within time. So if you are applying for Poland, in that case you can do one thing, जो आपकी चेकलिस्ट ओपन करते हैं तो उसमें एक लिंक शेयर करा उन लोगों ने, जैसे आप लिंक में क्लिक कर दो, फ्रॉम देयर जो भी इनके पैनल के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हर कंट्री का अलग है, इंडिया के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी कंट्री जो भी कंपनीज हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एक बार वीएफएस में कॉल करके इसका कन्फर्मेशन आप ले लो, दे लेट यू नो अबाउट द कंपनीज दैट आर इन पैनल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, जो भी पोलैंड कंट्री है इसके अंदर जो भी पैनल के अंदर होगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज पैनल के बाहर की अगर कंपनीज होंगी तो इन दैट केस वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें भी रिजेक्शन आता है। कोई मेरे नॉन पर्सन थे उनका रिजेक्शन आया था इसमें। उन्होंने क्या किया, जो पैनल के अंदर की कंपनीज है उसके अलग कंपनी का उन लोगों ने अपना इंश्योरेंस परचेज कर लिया। कवरेज से 30,000 यूरो से ऊपर का होना चाहिए, 1 साल का पूरा आपका वैलिड होना चाहिए, और जो टाइम इंटरवल है उनसे कंफर्म कर लो, 6 महीने के 2 कर सकते हैं, या फिर 1 साल का 1 लेना होगा, या फिर क्वार्टरली बेसिस के 4 आप परचेज कर सकते हैं। तो एक बार उनसे कंफर्म करना पड़ेगा इस चीज़ का, दे लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। From next week we can book slot for Mumbai via VFS, is that true? So till now they have not shared any update on that. If I'll talk about the Mumbai consulate, they have not released any official notification, so I cannot tell you right now if they release any sort of the notification. We'll get to know. So whenever they release any kind of notification, the फर्स्टली दे शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूज़ सेक्शन, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अभी के लिए मेरे को लगता नहीं है दे हैव नॉट, आई थिंक दे हैव नॉट शेयर्ड एनी नोटिफिकेशन एज ऑफ नाउ। तो वेट करो, अगर नोटिफिकेशन आता है इन दैट केस आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है वीएफएस के अंदर तो आपको एक ईमेल भी आएगा, अगर नया इंप्लीमेंटेशन होगा दे लेट यू नो अबाउट दैट वाई ईमेल एज वेल। Anyone can able to book the slots for embassy via VFS. People are getting the appointment, but they are releasing limited number of appointments as of now। और देखो अब क्या होता है, प्रोसेस आने वाले कल परसों पता चलेगा। 4th जैसे अभी आने वाला जो मंडे है, मंडे से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी क्या सिनेरियो होने वाला है मेनली। I received the email and draw happened in Mumbai Consulate. Yes, so they conducted the draw on 30th of this month, last month, if I'll talk about November. So they have shared the email on 30th of this month, and they also informed that they are going to conduct the next draw on 7th of this month. तो थोड़ा वेट कर लो, अब 7th को जो भी नोटिफिकेशन आया होगा तो फिर देखो क्या होता है, आएगा तो। अदरवाइज जिसको अपॉइंटमेंट मिला, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ रिप्लाई, बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट 4 दिसंबर की है। व्हाट आर यू आस्किंग ब्रदर? मुझे जो अपॉइंटमेंट दी है उस पर डाउट हो रहा है। पहले तो मेरा सरनेम नहीं है उसमें, और दूसरा कैटेगरी शैनगन अदर्स है, जबकि मेरे पास वर्क परमिट। अगर आपका वर्क वीज़ा के अंदर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो एक बार मैं इसका पूरा फॉर्मेट शो भी कर देता हूँ, और अगर आप अपॉइंटमेंट अभी परचेज करेंगे तो कैटेगराइजेशन, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारा समझा दूंगा कैसे आपको अपॉइंटमेंट अपना चेक करना है। और वैसे पता नहीं चलता अगर कोई आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करा, इन दैट केस ट्रेसेबल नहीं होता, कोई एडिट करके भी शो कर देता डॉक्यूमेंट। तो जिससे आप अपॉइंटमेंट परचेज कर रहे हैं, मेक श्योर आप उसको इन पर्सन जानते हैं। अगर इन पर्सन जानते हैं तभी उससे अपॉइंटमेंट परचेज करें। अदरवाइज अगर कोई नंबर वगैरह शेयर करके आपको दे रहा है और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो इस केस में ऐसा होता है कि ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस हैं। सो लाइक यू सेड कि जो आपका कैटेगराइजेशन है शैनगन अदर्स है, तो मेरे को लगता है फेक है। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। किसी ने नीचे मेंशन भी करके मैं आपको प्रोवाइड किया है, वो गलत अपॉइंटमेंट है। फॉर वर्क वीज़ा कैटेगरी शुड बी नेशनल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। और व्हेन यू गो फॉर सबमिशन दे विल नॉट एक्सेप्ट द फाइल। यस, जो भी अभी सिद्धेश ने पूरा कुछ मेंशन करके दे रखा है, तो ही सेड द राइट थिंग। अगर आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट अगर आपका टाइप है और उसके बाद अगर आप वहाँ पे शैनगन अदर्स में अपनी बुकिंग करने जाएंगे तो फिर इसमें ऐसा होगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो इससे बचें। अगर आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट वर्क टाइप है तो आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट के, वर्क वीज़ा है तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी बुकिंग होनी चाहिए।
वही मैंने बोला एजेंट से, लेकिन वो बोला कि बात नहीं वही बोला कि कोई बात नहीं है, सेम बात होती है। ब्रदर ऐसे वर्क नहीं करता। अगर उससे बोलो पैसे वगैरह मत देना सबसे पहले भाई इसको, और अगर पैसे दोगे तो इसको फिर उसके बाद फिर आपका स्कैम हो जाएगा। Shenzhen other was entirely a different thing. If you're applying for tourist visa, that then आप शेनगन अदर्स के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो इसमें एक्सेप्ट होगा ही नहीं। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन तो सबको होती है, कोई आपके साथ स्कैम कर रहा है, तो इससे बच के रहो आप। नहीं सेम होता है वो, आप पोलैंड एम्बेसी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट। आपके साथ स्कैम कर रहा है एजेंट। कैन आई चेंज माई अपॉइंटमेंट कैटेगरी ब्रो, इफ़ यस देन प्लीज़ हेल्प मी। अगर आपको प्रोवाइड कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आज या कल की इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करूँ तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी स्लॉट्स ओपन नहीं है, और जो आपका पुराना बुक हो रखा है उसमें आपकी कैटेगरी अभी चेंज नहीं होगी। आपको एक फ्रेश अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, वो भी आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब जो एक आपका एजेंट है इससे बुक मत कराना, है आपके साथ स्कैम कर रहा है, आपका बहुत सारा टाइम और पैसे वेस्ट कर देगा है, और अपॉइंटमेंट के पैसे आपसे अलग लेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जाओगे आप, डॉक्यूमेंट जो भी करते हो डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे आप इंश्योरेंस परचेज करोगे, फाइलिंग बनाते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करने जाते हैं और किसी अदर कैटेगरी में आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, तो आपका बहुत टाइम का भी लॉस होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे आपको, फिर दोबारा आप फाइलिंग करोगे। सो थोड़ा डिप्रेसिंग सिनेरियो हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों से बचो। रियल और फेक अपॉइंटमेंट कैसे चेक करें? वैलिडेट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा मेरे को लगता है शायद इसमें, एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज अगर इस वीएफएस में नहीं आ रहा होगा वैलिडेट अपॉइंटमेंट करने का, तो देन इन दैट केस आप अपॉइंटमेंट जिसे बुक कराते हैं तो आप उसका आप नॉन पर्सन हो तो उससे कराएं, किसी रैंडम पर्सन से आप अपॉइंटमेंट बुक मत कराओ, अदरवाइज स्कैम होने के आपके चांसेस होंगे। किसी ऐसे बंदे से अपॉइंटमेंट बुक कराना, अगर आपका अपॉइंटमेंट फेक भी निकलता आप वहाँ जाके उससे पैसे दोबारा ले सकें। ऐसे बंदे से अपॉइंटमेंट आप उस ऐसे बंदे से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना, तभी आपके साथ स्कैम वगैरह नहीं होगा। अगर कोई नॉन पर्सन नहीं होगा तो आपके साथ स्कैम कर देगा। और इसमें भी बहुत सारा जैसे ऐसा होता है कि आप 50,000 रुपये का अपॉइंटमेंट लेते हैं और एजेंट आपका फेक बुक करके देता है। अगर आप दोबारा उससे पैसे लेने जाओगे तो आपको ऐसा होता है 50,000 रुपये के साथ आपके साथ एडिशनल स्कैम भी हो जाता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी बर्बाद होगा, आपका 30-40-50,000 रुपये का आपको लॉस होगा। तो किसी नॉन पर्सन से कराओ जो आपके साथ स्कैम ना करे, किसी भी रैंडम पर्सन से मत कराओ। और स्कैम होंगे इसमें क्योंकि दोबारा वीएफएस के अंदर आ गया, और जो वीएफएस वाला है तो पूरा ब्लैक मार्केट चलता है, आपको पता ही है कैसे अपॉइंटमेंट मिलते हैं और कितना स्कैम होता है लोगों के साथ। यू हैव टू बी रियली अटेंटिव अगर जब भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। मुंबई में अपॉइंटमेंट मिला क्या? बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट मिला भाई मुंबई वाले में। और अभी इसमें मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चनिंग वगैरह हैं, मैं एक नया सेशन बना दूंगा, उसमें आपको पूरा शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा अपलोड करने में इशू होता है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।